नमस्कार, मनोदेल सिरे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि उसे हम कहेंगे जिसमें क्या काम में लिया जाता है, समाज की जो कृतियाँ हैं उनको काम में लेना है, उसके अनुसार ही अभिव्यक्त करना है अपनी शिक्षण विधि को। तो उसे क्या कहा जाता है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। आसान भाषा में इसको ये कहते हैं। फिर बाइनिंग और बाइनिंग ने इसकी परिभाषाएँ दी, इसके अर्थ को समझाया है। और एक है मुफात। इन दोनों के नाम से आप पहले से परिचित है कि मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था। तो हम पहले देख लेते हैं कि सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि क्या होती है। तो सामाजिक अध्ययन के लिए आदर्श बताया है। किसने बताया है? वेस्ले ने इसे क्या कहा है? आदर्श कहा है कि ये सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विधि के लिए आदर्श विधि होती है, वेस्ले के अनुसार सामाजिक अभिकृत विधि। अब इस विधि में होता क्या है, इसमें क्या किया जाता है, इसके द्वारा कक्षा के वातावरण की कृत्रिमता को समाप्त किया जाता है और उसके स्थान पर स्वाभाविकता उत्पन्न की जाती है, जिससे बालक क्या होता है, अपने स्वभाव एवं रुचि के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक सहयोगी ढंग से क्या कर सकता है, ज्ञानार्जन कर सकता है। जो कृत्रिम वातावरण है वो न बना के सामाजिकृत अभिव्यक्ति बना दी है, तो वो क्या होगी, प्रैक्टिकल हो गई। तो वो क्या होगी, इसमें रुचिकर भी होगी और स्वतंत्रता भी आएगी बच्चे में और ज्ञान का अर्जन भी होगा। अब इसका अर्थ दिया है, देखें, सामाजिकृत अभिव्यक्ति को सामाजिक वाद विवाद भी कहा जा सकता है। तो सामाजिक वाद विवाद या फिर सामाजिक अभिव्यक्ति, ये दोनों एक ही नाम है। या तो आएगा सामाजिक वाद विवाद या फिर सामाजिक अभिव्यक्ति विधि, ये दोनों एक ही विधि है, सोशल डिस्कशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बाइनिंग व बाइनिंग ने कहा है कि कोई भी कक्षा सत्र जो एक वर्ग के रूप में सामूहिक चेतना तथा व्यक्तिक उत्तरदायित्व का प्रदर्शन करे, सामाजिकृत अभिव्यक्ति है। ये तो बाइनिंग के विचार है। अब इसको आपको समझना कैसे है कि इसको सामाजिक वाद विवाद किसने कहा है। इसमें आएगी सामाजिक सामूहिक चेतना और व्यक्तिक उत्तरदायित्व। जब समाज के अंदर कोई काम किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, अगर समाज मिलके बढ़ चढ़ के काम में ले रहा है, जैसे कोरोना चल रहा है, तो उसमें सामूहिक चेतना सब जगह में है और व्यक्तिक इंसान का उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने घर से बाहर ना जाए, सेफ रहे। तो ये क्या है, व्यक्तिक उत्तरदायित्व होगा, सबका अपना अपना उत्तरदायित्व होगा। तो सामूहिक चेतना तथा व्यक्तिक उत्तरदायित्व का प्रदर्शन करे, वही क्या कहलाती है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि कहलाती है। ये किसके अनुसार है, बाइनिंग व बाइनिंग के अनुसार। यानी कि बाइनिंग और बाइनिंग ने इसको क्या कहा है कि सामूहिक चेतना का है और व्यक्तिक उत्तरदायित्व का प्रदर्शन करे, वही क्या कहलाती है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति कहलाती है। मुफात ने देखो क्या कहा है, मुफात ने कहा है कि सामूहिक वाद विवाद विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि मुफात के अनुसार क्या है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति है। अब इसको डिटेल में देखो, मुफात ने डिटेल में क्या बताया, ये तो मैंने शॉर्ट में इसमें लिख दिया है कि सामूहिक वाद विवाद अगर नाम लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे अपने आप ही कि इसमें समूह के बारे में बात हो रही है। तो सामूहिक वाद विवाद आ रहा है तो किसने दिया है, मुफात ने दिया है। अब देखो इसने विचार क्या दिए हैं मुफात ने, समझना इसको। सामाजिकृत अभिव्यक्ति व्याख्यान पद्धति की अपेक्षा छात्रों के सहयोग के लिए अधिक अवसर प्रदान करती है। व्याख्यान विधि में अवसर अधिक नहीं था, लेकिन ये विधि मुफात के अनुसार क्या होती है, अधिक सहयोग प्रदान करती है। यह एक सामान्य सामूहिक वाद विवाद विधि है, सामान्य भी है और सामूहिक वाद विवाद भी होता है इसमें, जिसमें सभी बालक अपना योगदान देकर, प्रश्न पूछकर तथा समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करके सहयोगी ढंग से भाग लेते हैं। यह विधि किसी प्रकरण की प्रस्तावना, किसी महत्वपूर्ण घटना पर बातचीत करके तथा किसी समस्या के अध्ययन में प्रयुक्त की जा सकती है। तो ये मुफात के अनुसार क्या है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है। मुफात ने देखो, मुफात ने ये क्या बताया है, सामूहिक वाद विवाद विधि बताया है इसको। और बाइनिंग और बाइनिंग ने क्या बताया है, सामूहिक चेतना तथा व्यक्तिक उत्तरदायित्व का अगर प्रदर्शन करते हैं एक वर्ग के रूप में, तो वो क्या कहलाती है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि कहलाती है। दोनों के नाम ध्यान में रखने हैं, बाइनिंग और बाइनिंग ने क्या कहा है और मुफात ने क्या कहा है। अब इसका प्रयोग होता है, प्रयोग 4 प्रयोग हैं इसके। एक तो औपचारिक वर्ग योजना बनाना, दूसरा अनौपचारिक वर्ग योजना, तीसरा है आत्म निर्देश वर्ग योजना, और चौथा क्या होता है, सेमिनार वर्ग योजना। अब देखो एक एक करके योजना को पढ़ते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ये तो दो आप समझ ही रहे हो, औपचारिक वर्ग योजना और अनौपचारिक योजना। तो औपचारिक में क्या होगा, इसके अंतर्गत छात्र अपने की क्या करता है, अपने को व्यवस्थित करके कार्यक्रम प्रारंभ करता है। कोई भी कार्य उसको करना है तो वो पहले अपने आप को व्यवस्थित करेगा। जिस प्रकार प्रौढ़ अपने क्लब में काउंसिल तथा सीनेट बनाकर
किसी समस्या को व्यवस्थित ढंग से हल कर सकते हैं, उसी प्रकार से छात्र को अपने को संगठित करके निर्धारित समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए एक रूप में छात्र निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी कार्रवाई चलाते हैं। तो इसमें छात्र को क्या होगा, अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त किए बिना अपने प्रस्ताव, विचार तथा सुझाव नहीं रखते हैं, साथ ही उसी को संबोधित करके बोलते हैं। तो वो क्या कहलाती है, औपचारिक वर्ग योजना कहलाती है। औपचारिक क्या होगा, आपने एक लीडर चुना है, उसके अंडर में ही आप सारी काम करोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे कि प्रौढ़ ने क्या बना लिया, अपना एक क्लब बना लेते हैं। सोसाइटी में भी क्लब बनाते हैं सभी, उसमें एक सोसाइटी का मेंबर होता है, सभी सोसाइटी के मेंबर होते हैं, अध्यक्ष चुना जाता है। वही है अपनी औपचारिक वर्ग योजना विधि। इसमें छात्र क्या करेगा, छात्र अपना सभी का एक मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर की सारी जो प्रस्तावना, जो क्वेश्चन होते हैं, सभी जो प्रॉब्लम होती हैं, समस्या होती हैं, उनको बता दिया जाता है इसी विधि के अनुसार। तो वो क्या कहलाती है, औपचारिक वर्ग योजना विधि कहलाती है। अनौपचारिक वर्ग योजना इसका उल्टा है जस्ट। इसके अंतर्गत कोई व्यवस्थित योजना नहीं होती है। उसमें क्या होती थी, व्यवस्थित योजना, वाद विवाद होना है समाज के अंदर, तो सभी अपने प्रश्नों को लिखेंगे, फिर उनका एक लीडर होगा, वो उनको पेश करेगा, फिर बच्चा खुद भी अपने क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर सकता है अपनी समस्याओं को उसी के टाइम। तो वो क्या कहलाती है, औपचारिक वर्ग योजना। इसमें अनौपचारिक में क्या होगा, कोई व्यवस्थित योजना नहीं होती है। छात्र तथा अध्यापक स्वच्छ रूप से किसी भी समस्या पर विचार कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है, जैसे संसद में क्या चलता है, संसद में प्रश्न पहले से लिखे हुए होते हैं, फिर उनको बोला जाता है, बताया जाता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर इसका आंसर देना है। तो वो क्या करवाते हैं, औपचारिक वर्ग योजना बनाते हैं। जबकि अनौपचारिक वर्ग में कोई भी कुछ भी समस्या ले लेते हैं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। आत्मनिर्देश वर्ग योजना, यह उच्च कक्षाओं के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसमें शिक्षक को बहुत कम बोलना पड़ता है। छात्र समस्याओं पर वाद विवाद करके उनका स्वयं हल निकालते हैं। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो आत्मनिर्देश वर्ग योजना, आत्मनिर्देश खुद से पता लग रहा है कि छात्र निर्देश देंगे अपने आप को, और शिक्षक इसमें बोलेगा नहीं, उनको सुनेगा। छात्र बहुत कम बोलता है इसमें आत्मनिर्देश वर्ग योजना में। सेमिनार वर्ग योजना, सेमिनार वर्ग योजना में क्या होगा, यह आदेश सेमिनार किस में आयोजित किए जाते हैं, कॉलेज में। तो कॉलेज स्तर पर प्रयोग में लाई जाती है ये। इसमें एक वर्ग को एक समस्या दी जाती है। यह वर्ग उस विषय में पूर्ण अन्वेषण करके उसको वाद विवाद तथा आलोचना के लिए सेमिनार में रखता है, और उस पर सब अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। कुछ उसके पक्ष में बोलते हैं, कुछ उसके विपक्ष में बोलते हैं। उन समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव दिए जाते हैं, और अंत में सामूहिक रूप से रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये क्या है, सेमिनार वर्ग योजनाएं। औपचारिक वर्ग योजना, 4 योजनाएं, औपचारिक वर्ग योजना, अनौपचारिक वर्ग योजना, आत्मनिर्देश वर्ग योजना और सेमिनार वर्ग योजना। नेक्स्ट आती है समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के गुण क्या क्या होते हैं। समझ गए होंगे आप इसे। देखो क्या होता है, छात्र योजना बनाना सीख जाते हैं। योजना बनाएंगे, फिर समस्या का निवारण करेंगे, फिर वाद विवाद करेंगे, तो योजना बनाना तो सीख जाते हैं। छात्रों को प्रेरणा शक्ति को प्रोत्साहित मिलती है, यानी प्रेरणा शक्ति मिलती है उन्हें। सामान्य उद्देश्यों तथा रुचियों की खोज होती है। इसमें आत्मनिर्णय लेने का विकास होता है। वाद विवाद, स्वतंत्र विचार उत्पन्न होते हैं। आत्मविश्वास जागता है, सहयोग की भावना बढ़ती है। मनोवैज्ञानिक विधि है ये। और इसमें क्या मिलता है, समुचित अधिकार भी मिलता है। इसको खुद को पता चलता है बच्चे को कि मेरे कौन कौन से अधिकार हैं। मनोवैज्ञानिक भावना, सहयोग की भावना, आत्मविश्वास की भावना, वाद विवाद में भाग लेना सीख जाता है। स्वतंत्र विचरण की नींव डाली जाती है छात्रों में इस विधि के द्वारा, कि वो स्वतंत्र कोई समस्या पे अगर आप डिस्कस करोगे तो उसके बारे में आपको पता होगा, तभी तो आपके अंदर समस्या आएगी। तो वो क्या कहलाती है, स्वतंत्र विचरण की नींव डाली जाती है। इसमें सहयोग की भावना विकसित होती है। शिक्षक अपने बालकों के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वह उनके गुणों तथा दोषों को जानने में इस विधि का समर्थन होता है। इंपॉर्टेंट बात है ये कि गुण और छात्र के गुण और दोष किस में जान सकते हैं, तो ये समाजीकृत विधि के अंतर्गत जान सकते हैं। और ये रिट के अंदर है, ये जितनी भी पढ़ा रही हूँ ये रिट के अंतर्गत ही विधियाँ हैं। नेक्स्ट आता है आपके इसके दोष क्या क्या हैं। तो इसके विचार समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के दोष हैं। एक तो समुचित अधिकार करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, ये विषय वस्तु पर समुचित अधिकार करने के लिए उपयुक्त नहीं है ये विधि, क्योंकि आप संपूर्ण विषय वस्तु इसके द्वारा नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके विपक्ष में कहा जाता है कि कुछ छात्र ही संपूर्ण कोर्स को संचालित कर सकते हैं। जो कार्य होता है उसको छात्र संचालित कर सकते हैं, और अन्य छात्र इसके लिए कोई लाभ नहीं मिलता उनको। इसके प्रयोग से छात्र कार्य के वाद विवाद में
समय नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपनी पढ़ेंगे हम आधार विधि। नेक्स्ट वीडियो में छोटी सी विधि है, 2 विधियां एक साथ पढ़ेंगे। ये थोड़ी सी बड़ी थी। और समाजीकृत अभिव्यक्ति में यह आपको 4 जो योजना है वो ध्यान में रखनी है। औपचारिक वर्ग योजना, अनौपचारिक वर्ग योजना, आत्मनिर्देश वर्ग योजना, सेमिनार योजना और बाइनिंग आयर बाइनिंग के विचार और मुफात के विचार और वेस्ले ने क्या कहा है, इसको सबसे आदर्श विधि बताया है। ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।